जी, बहुत से पेशेंट हैं जिनका डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन चल रहा था और वो हमारे यहाँ पे पंचकर्मा कराया उन्होंने, डाइट ली, मेडिसिन्स ली, योग किया, एक्यूप्रेशर किया, मेडिटेशन किया, सब चीज़ों को सिनर्जी। आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। होलिस्टिकली जब हम देखते हैं तो डायबिटीज़, बीपी, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट नज़र आता है। ओके। अच्छा, आयुर्वेद में एक चीज़ को और टारगेट किया गया है कि आयुर्वेद हमेशा लोगों को, जैसे भी आपने डायबिटीज़ के लिए बताया कि क्या सिम्टम देखने को मिल जाते हैं शुरू में, ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए ना कि मतलब अगर किसी को अपनी बॉडी में दिख रहा हो तो ये समझ जाए कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब हमको अब या तो दिखाना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए एक्सपर्ट से। कुछ ऐसे सिम्टम बताइए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या होने वाली है तो उसके पैरों में सूजन आने लग जाती है, आई के नीचे पफिनेस हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, साइटिस हो जाता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है तो खाना पीना जो है वो कम डाइजेस्ट होने लग जाता है। कई बार पेट की समस्या हमारे दिमाग से भी होती है, स्ट्रेस रिलेटेड भी होती है। अच्छा। स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आईबीएस की समस्या भी उत्पन्न होने लग जाती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए हमें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह की छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे बॉडी हमेशा देती है। ओके। अब बुखार होता है, बुखार हमारे शरीर के लिए बताता है हमारी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बॉडी को लड़ने के लिए बुखार का एक सिम्टम आता है। हम बुखार में क्या खाते हैं, दवाई खाते हैं, केमिकल वाली, बुखार को दबा देते हैं। हमने उल्टा कर दिया, बुखार हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रहा था, हमने केमिकल वाली दवाई से उसे दबा दिया। लेकिन अगर तेज बुखार हो तो उसे दबाना है। लेकिन अगर बुखार कंट्रोल्ड है और आपको प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, जिसके एक दिन पहले बुखार होने वाला से एक दिन पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे बॉडी एक होगा, हमें पता चल जाता है ना कल शायद मुझे बुखार होने वाला है जी। उस समय अगर कोई भी बंदा लंघन कर ले, कोई भी पेशेंट लंघन कर ले, लंघन होता है खाली पेट रहना, अपने बल अनुसार आप कम खा लें या खाली पेट रहे तो बुखार नहीं आता। बुखार होने के बाद नहीं करना ये, अच्छा, बुखार से पहले करना। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं या बुखार आने वाले हैं समथिंग कुछ। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसी दिन आप अगर लंघन कर लेंगे तो बुखार नहीं होगा। पिछले 10 सालों से मैंने बुखार की गोली लंघन करके बुखार को मात दी है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब मुझे पता चला था कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, तब मैंने 3 दिन लंघन किया था। ओके। 3 दिन का लंघन किया था, ना मुझे कोई सिम्टम आया था और ना ही कोई अन्य प्रॉब्लम आई जी। और 4 दिन के बाद मैंने अगला टेस्ट कराया था तो वो कोविड जो था वो मेरा नेगेटिव हो गया था। तो मैंने बताया ना, पहले विश्वास करना है फिर इस्तेमाल करना है। बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं पेशेंट। हमारे दिमाग में प्रचलन क्या है, जो डॉक्टर 10 दवाइयाँ लिख दे बड़ा डॉक्टर है, जो 5 दवाइयाँ लिख दे छोटा डॉक्टर है, 2 दवाइयाँ और छोटा डॉक्टर है, और जो बिना दवाइयों के ठीक कर दे वो तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। ये प्रचलन हो गया है हमारे यहाँ जी। लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा, केमिकल की दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रही है, हमें नुकसान ही पहुँचा रही है। तो जितना हो सके नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से या बिना दवाइयों के आप ठीक होने का प्रयास कीजिए तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर आए। ओके। हमारे देश में तो ये भी देखा गया है कि मतलब लोगों को सुबह उठ के चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। अब कुछ लोग का ये भी कहना है कि कॉफ़ी पियो तो लीवर के लिए बेटर है, लेकिन वो किडनी पे इफेक्ट करती है। तो चाय और कॉफ़ी पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि ये जो दोनों चीज़ें ये हमारे किस ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, वो किस तरह से? देखिए, चाय हो या कॉफ़ी हो, बहुत से लोग आते हैं, हम कहते हैं चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो तो पेट साफ़ नहीं होगा सुबह। इतने ज़्यादा हम उस चीज़ के लिए यूज टू हो गए हैं कि पेट नहीं साफ़ हो रहा चाय के बगैर लोगों जी। का। तो ये देखना पड़ेगा, चाय हो या कॉफ़ी दोनों हमारे शरीर के लिए जहर है। चाय में पत्ती और चीनी और दूध जब मिल जाता है तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है। चाय चीनी में जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें फ़ायदा करे। चाय में जो पत्ती है वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा। और डाई बनाने के काम आती है वो पत्ती। दूध में हमने पत्ती और चीनी मिला के हम जो ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए विनाशकारी है। कॉफ़ी का प्रयोग जो है वो हमारे देश के लिए नहीं बना है। चाय कॉफ़ी जो है उन देशों के लिए अच्छी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो।
जहाँ पे टेम्परेचर जो है -10 -20, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे इस तरह का टेम्परेचर जाता है। कनाडा के कुछ पार्ट्स में, डेनमार्क में और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे चाय, कॉफ़ी एंड इवन अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा उनको लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे गर्मी है, 6 ऋतुएं हैं, 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जी हमें चाय कॉफ़ी लेके अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। जी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती कि हमें चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। कॉफ़ी जब हम लेते हैं, चाय जब हम लेते हैं, तो जो कैफ़ीन होता है ना, वो कैफ़ीन हमारे हार्ट को फास्ट करता है, हार्ट की रेट को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाता है। वो सब जाके हमारे टेम्पररी हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे जी मज़ा आ गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी हम आदी हो जाते हैं, उसके हम एडिक्शन हो जाती है। ये एक प्रकार की हम उसके एडिक्ट हो गए चाय और कॉफ़ी। लेकिन वो हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा नुकसान दे रही है, अगर ये समझ जाएंगे तो आप इसको पीना छोड़ देंगे। और अगर 10 दिन चाय छोड़ दी, 11वें दिन आप चाय नहीं पियोगे। कुत्ते को चाय पिलाओ, चाय नहीं पीता वो। दूध दोगे पी लेगा वो, चाय नहीं पिएगा। 10 दिन छोड़ दी तो 11वें दिन आप चाय नहीं पियोगे। आप चाय का पीने का मन नहीं करेगा, चाय ऐसे लगेगा जला रही है आप। लेकिन कई बार ये होता ना कि आप सही कह रहे हैं, 11वें दिन मन नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर किसी ने पिला दी ज़बरदस्ती, जैसे फ्रेंड्स, दोस्त, कुछ ऐसे, फिर वो एक लत सी लग जाती है। इसमें पता नहीं कुछ ऐसा क्या रहता है, लगता है फिर पियो पियो इस टाइप से चीज़ें। तो क्या कुछ ऐसा मतलब कहना चाहिए इसमें कुछ कंटेंट भी है क्या जो मतलब मेंटली इफेक्ट डालता हो चीज़ों पे? देखिए, एडिक्शन है ये एक प्रकार की। ये किसी एक आपकी आप उसके आदी हो चुके हो, नशा है चाय का, आप रोज पी रहे हो उसको। लेकिन साथ साथ ये समझना पड़ेगा, अगर चाय की जगह आप गुनगुना पानी करके पियोगे ना, चाय की तरह पियोगे, सिप सिप करके, घुट घुट करके पियोगे, तो एक तो वो चाय के नुकसान से बचेगा, दूसरा वो चाय की गंदगी को भी निकाले, तो डबल फायदा हो जाएगा। ओके तो ये अगर हमने कर लिया तो काफ़ी हद तक हमने शरीर को हमने सेव कर दिया। ओके। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा किडनी की तरफ आते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स पे। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये जो लोगों के बीच फैली हुई है, आपने एल्यूमिनियम कुकर के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का कुकर नहीं है, स्टील का कुकर है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कुकर में पकी हुई दाल किडनी को बैड इफेक्ट डालती है, तो क्या ये सही है या मिथ है? देखिए, कुकर में पकी हुई दाल जो होती है, उसके ऊपर अगर हम वो निकाल लें ना, उस ऊपर झाग जो आती है वो यूरिक एसिड बढ़ाती है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हम जब वो दाल लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है हमारा। जी जब हम खुले में दाल बनाते हैं ना, या हांडी में दाल बनाते हैं, तो साथ साथ आपने देखा वो निकालते रहते थे पहले। अब हम कुकर में बनती है तो वो निकालते नहीं, एक ही बार ही होता है। तो वो दाल से अगर वो निकालते रहे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल करता है। उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, LDL नहीं बढ़ेगा, VLDL नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे। ये सारी बीमारियां जो है, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम किचन से ठीक कर ले तो ये हमारी सारी बीमारियां ठीक होने लगती। ओके। जो ऊपर की झाग आती है दाल के ऊपर, उसको हमें निकाल लेना चाहिए। अच्छा जी, तो मतलब इसे मतलब गंज वगैरह में या भगोने में बनाना चाहिए दाल को? हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा बेटर है अगर उसको वैसे कर पाते हैं। अगर खुले बर्तन में किसी में भी बनाते हैं तो वो बेटर है ज़्यादा दाल बनाना। ओके। एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि मतलब दिल्ली में काफ़ी मात्रा में लोग किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, दिल्ली हो या कोई भी सिटी हो, सब जगह पे ही किडनी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। 2 मुख्य कारण है किडनी समस्या होने के, हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर। मुख्य कारण है कि बीपी आपका अनकंट्रोल जब रहता है ना, बीपी जब बढ़ा हुआ रहता है तो वो जाके किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लग जाता है। डायबिटीज जब हो जाती है तो आम भाषा में बोलूँ तो खून गाढ़ा होने लग जाता है। खून गाढ़ा होता है तो वो सारा फिल्टर जो है वो किडनी को करना पड़ता है, तो किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, ओवरलोडेड हो जाती है किडनी। दोनों ही केसेस में जो किडनी है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाता है। अनकंट्रोल्ड बीपी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये दोनों केसेस में किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। प्राइमरीली आजकल बहुत सारे यंग केसेस आते हैं, वो जिम में जाते हैं और वो प्रोटीन के डब्बे खाते हैं, और डब्बों में बहुत सी बार प्रोटीन के साथ साथ स्टीरॉयड मिले होते हैं। स्टीरॉयड खा रहे होते हैं, लेकिन उनको यंगस्टर्स को दे आर एंजॉइंग दैट थिंग, उनको नहीं पता होता, अनजाने में खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लेते हैं उनकी बॉडी बन जाती है, बड़ी बड़ी मसल्स बन जाती है, तो उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है और उनको वो चीज़ वो रेगुलर लेते रहते हैं। लेकिन लंबे समय उसको लेने पे किडनी को नुकसान पहुंचता है और किडनी जो है वो डैमेज होने लग जाती है। और स्टीरॉयड की वजह से किडनी जब फेल होती है, ऐसे बहुत से यंग केसेस आते हैं हमारे। एक और मुख्य कारण है जब किडनी खराब होने का, वो है कि पेन किलर्स का यूज़ करना, ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज़ करना। घुटने में दर्द हुआ, दर्द की दवाई खा ली, सर में दर्द हुआ, केमिस्ट पे गए, दर्द की दवाई ली और पूरा दिन काम पे लग गए। फिर अगले दिन भी यही रूटीन बनाया,
गोली ली, 2 रुपए की गोली ली, फिर दोबारा लग गए, अपना वही रूटीन बनाया, पूरा दिन अपना काम किया। जी। लेकिन वो दर्द की गोली जो है वो किडनी को नुकसान देती। ओके। एक दवाई है नीमोस्लाइड करके, वो नीमोस्लाइड जो है वो बाहर के बहुत से देशों में बैंड है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो खुले मिलती हैं, जब हमारे बाहर के देशों में बैन होने के बावजूद भी वो दवाई लेते ही बुखार में जब देते हैं, स्पेशली इंटीरियर्स में वो खुले में दवाई मिलती है, और वो दवाई लेते ही बुखार जो है वो एकदम से कम हो जाता है। नीले रंग की गोली होती है, वो नीले रंग की गोली बुखार एकदम से उतार देती है। लीवर फेल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, किडनी फेल करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके। कोई भी चीज़ अगर एकदम से उतर जाती है, चाहे बुखार हो तो, चाहे कुछ हो तो, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी के पार्ट को डबल नुकसान देके जाएगी। तो ये जो आप नीली गोली अगर कोई खाता है तो नीली गोली को फेंक देना, देखना भी मत उसकी तरफ। बुखार तो उतार देगी, आपका पूरा दिन तो संवार देगी, लेकिन हो सकता है आपकी किडनी और लीवर को डैमेज कर दे। इस तरह के केसेस ही बहुत आते हैं जहाँ पे लोगों की गलती नहीं है, ये ज्ञानता के वश होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि मतलब ज़रा भी सर दर्द हुआ, कुछ भी बॉडी पार्ट में दर्द हुआ तो जाके सीधे दवा ले लेते हैं। बिल्कुल रखे रहते बल्कि जोड़ के रखे रहते कि हुआ और मैंने दवा निकाली और खाई, इस तरह से चीज़ें। जी। अच्छा, वैसे किडनी जब प्रॉब्लम करती है तो इससे क्या क्या मतलब बैड इफेक्ट्स मिलते हैं? किडनी जब डैमेज होने लगती है या समथिंग प्रॉब्लम होती है तो? आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट जिससे बाहर निकलता है धुआं, वो धुआं नहीं चल रहा। अब शरीर में गाड़ी का इंजन चलेगा क्या? गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। एक आरओ की मशीन है, वो आरओ की मशीन का फिल्टर खराब हो गया, पानी जो साफ कर रही थी। आरओ की मशीन पे लोड ज्यादा पड़ा, 4 दिन हमने रेगुलर चलाया, आरओ की मशीन खराब हो गई। बिल्कुल सेम यही होता है जब किडनी जो है खराब हो जाती है। हमारे शरीर की जो गंदगी है, वो गंदगी जो है वो बाहर नहीं निकलती, हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। किडनी का काम है वेस्ट को बाहर करना और प्रोटीन को रोक के रखना। अब किडनी जो है वो वेस्ट को बाहर नहीं कर पाती, क्रेटिनाइन बढ़ने लग जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। ये सारे के सारे जो काम है किडनी के, इनको बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। जब किडनी खराब होती है तो ये सारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, कई बार हाथों में सूजन आती है, कई बार पेट में आती है, कई बार लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों के नीचे सूजन आने लग जाती है। इस तरह के सिम्टम्स जो है वो रेगुलर आने लग जाते हैं। ओके। फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अब आप डायलिसिस करा लो। क्रेटिनाइन 2-3 होता है, वहाँ पे वो जाता है, वहाँ से पता चलता है कि धीरे धीरे क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो डायलिसिस की तरफ जाता है पेशेंट। धीरे धीरे क्रेटिनाइन बढ़ा, डायलिसिस की तरफ हुआ। डायलिसिस सप्ताह में 2-3 बार शुरू होता है, जब 5-6 क्रेटिनाइन हो जाता है। ठीक है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि डायलिसिस आप लंबे समय तक नहीं करा सकते, अब आप इसको ऑल्टरनेट ढूंढ लीजिए। तो फिर वो पेशेंट ट्रांसप्लांट का अरेंजमेंट करता है, एक डोनर किडनी देखता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज करता है, दुनिया भर का पैसे का अरेंजमेंट करता है, फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। ट्रांसप्लांट की एवरेज एज 5 साल बताई गई है। अच्छा। एवरेज एज, किसी का लंबा भी चल जाता है, 1 in 100 लाइफ टाइम भी चल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फेल होता ही होता है। फिर इतना इजीली अवेलेबल भी तो नहीं होता। बहुत रेयर है, बहुत कम लोग ही करा पाते हैं, इतने सक्षम हो पाते हैं। उसके साथ साथ बहुत कम लोगों तक ये सुविधा पहुंच पाती है। ये टर्शियरी केयर सेंटर, हॉस्पिटल होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तब जाके ये चीज़ें होती है। उसके बाद कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा होगी सर? 15 से 20 लाख रुपए का एवरेज खर्चा आप लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर्स और बाकी सब चीज़ों पे। उसके बाद जब वो ट्रांसप्लांट के पास होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं अब क्या करें। 2-3 क्रेटिनाइन से शुरू हुआ पेशेंट, फिर उसका डायलिसिस हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा वो कहते हैं अब क्या किया जाए, फेल हुआ, फिर कहा जाता है अब आप दोबारा से डायलिसिस कराने।